अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल मशहूर डिफेंस डायरेक्टर के साथ पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती और सियासी किरदार पर हमेशा ही तनकीद की जाती है, लेकिन भारत में भी फौज की चीफ जो है वो बड़े ताकतवर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तरह उनके आर्मी चीफ ने सियासत में बराह रास्त मुदाखलत नहीं की और ना ही वहाँ पर कभी मार्शल लगी है, लेकिन उनके सियासी किरदार उनकी सियासी व्यवस्थियों को कभी भी मौजूद सफर नहीं बनाया जाता। हालांकि भारतीय जो जर्नैल हैं उनको ओबलाइज करने के लिए उनको ओहदे भी दिए जाते रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और उन्होंने ओहदों पर रहते हुए भी बड़ी मनमानियाँ की हैं और उनके कई ऐसे आर्मी चीफ गुजरे हैं जिन्होंने अपनी हुकूमतों को बड़े आड़े हाथों में लिया और उनकी एक भी ना मानी। यहाँ पे हम चंद जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनका जिक्र करेंगे। ज़्यादा तफसीलन तो जिक्र नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट है, लेकिन ये है कि ये बात हमेशा याद रखिए कि भारतीय जर्नलों ने, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बड़ी महदूद है, लेकिन यह है कि जो भारतीय जर्नलों और आर्मी के जो मामलात हैं वो कमोबेश पाकिस्तान से काफ़ी मुशाबह हैं और तीसरी दुनिया के जर्नलों की तरह उनकी बड़ी मौज है। और ज़ाहिरी तौर पर वो ये साबित करते हैं कि उनके जर्नल या उनकी फ़ौज को वो कुछ नहीं मिलता जो कि पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे हैं। जनरल के.एम. कपरिया जो हैं वो भारत के पहले जनरल थे जिनको भारतीय फौज के चीफ बनाया गया। उनकी भारतीय फौज में सर्विस तकरीबन 30 साल की थी। उनको जनवरी 1949 में भारतीय फौज का चीफ बनाया गया था। वो 1953 में रिटायर हुए और भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सफीर रहे। 1971 में उन्होंने मुंबई के एक इलाके में लोकसभा के इलेक्शन भी लड़े जिसमें वो नाकाम हुए थे। जनरल एस.एम. श्रीगाश जो है वो तीसरे आर्मी चीफ थे। मई 1955 से लेकर मई 1957 तक वो जो आर्मी चीफ रहे इंडिया के। इसके बाद 1959 में से लेकर 1962 तक वो आसाम के गवर्नर रहे। 1962 से लेकर 1964 तक आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे और 1964 से लेकर 1965 तक मैसूर कर्नाटका के गवर्नर भी रहे। जनरल परमनाथ थापर मई 1961 में भारतीय फौज के चीफ नामजद किए गए। भारत और चीन की जंग के दरमियान जनरल थापर ने जो है वो आर्मी चीफ की कमान संभाली हुई थी। इस जंग में भारत को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई, जिस वजह से जनरल थापर को फौज से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की गई। ये तो किसी साइड पे ना जा सकी और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी और उनका जो सारा मामला थे उसको एक तरफ करके कुछ अर्से बाद उनको अफगानिस्तान में भारत का सफीर लगा दिया गया। वो इस ओहदे पर 1969 तक जो है वो तैनात रहे। जनरल थापर ने जब चीन के साथ जंग में जिलत हमारी शिकस्त की वजह से जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, तो जनरल चौधरी को कायम मुकाम चीफ बना दिया गया था, क्योंकि जनरल थापर को चीन से जिलत हमारी शिकस्त की वजह से तहकीकात का सामना था, जिसके नतीजा तो बहरहाल ना निकल सका, लेकिन बहरहाल क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जिसे सरकारी तौर पर मंजूर भी कर लिया गया, तो उसके बाद जनरल J.N. चौधरी को भारत का आर्मी चीफ बना दिया गया। वो पाकिस्तान के सदर अयूब खान के साथ रॉयल मिलिट्री एकेडमी में उनके बैचमेट थे। वो एक ही सेशन में इकट्ठे थे। जनरल चौधरी को सरकारी तौर पर फरवरी 1963 में आर्मी चीफ बनाया गया। भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान भी वो जो है फौज के कमांडर थे। जनरल चौधरी को बाद में कनाडा में भारत का सफीर मुकर्रर किया गया। उन्होंने बतौर सफीर 3 साल कनाडा में खिदमत सर अंजाम दी। जनरल प्रभाकर को 1967 में फौज का सरबराह बनाया गया। जनरल प्रभाकर अमेरिका के सख्त मुखालिफ थे और अपनी हुकूमत को भी अमेरिकी असरार से दूर रहने का मशवरा देते रहते थे। वो 1969 तक फौज के सरबराह रहे। बाद में उनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का सदर बना दिया गया। जनरल गोपाल जनवरी 1973 में फौज के सरबराह बने। भारतीय आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने 3 साल जो है वो तकरीबन 2.5 साल काम किया और उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको डेनमार्क में भारत का सफीर मुकर्रर कर दिया गया। वापसी पर यूनिवर्सिटी ऑफ पूना में तैनात कर दिया गया और वो डायरेक्टर भी रहे एक ऑयल कंपनी के और पूना में ही सारी उम्र गुजारी। जनरल तपेश नारायण 1975 से 1978 तक फौज के सरबराह रहे। वो भी बाद में कनाडा के जो है वो कनाडा में भारत के सफीर रहे। उनकी वफात भी कनाडा में ही हुई थी।
जनरल ओम प्रकाश भारतीय फौज के 1978 से 1981 तक सरबराह रहे और बाद में वो भारत के इंडोनेशिया में सफीर थे। वो गवर्नर पंजाब भी रहे और उन्होंने चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम किया। जनरल कृष्णा राव भारतीय फौज के उन अफसरान में से थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान की लहदगी के लिए भरपूर किरदार अदा किया था। इसलिए उनको ना सिर्फ फौज में 1981 में आर्मी चीफ का अहदा मिला, बल्कि उनके बाद में नागालैंड का गवर्नर भी मुकर्रर किया गया। मणिपुर त्रिपुरा के भी गवर्नर रहे। वो 2 मरतबा मकबूजा कश्मीर के भी गवर्नर मुकर्रर किए गए और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में उनको और मणिपुर यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, शमाल मशरकी कल्चरल जोन के सरबराह भी रहे। पाकिस्तान के खिलाफ कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्राइन का जो खाका पेश किया था वो इन्होंने पेश किया था। ये भारत के पहले फौजी सरबराह थे जो मिलिट्री एक्शन के सियासी क़यादत से मंजूरी की सख्त मुखालफत करते थे। उनका ख्याल था कि भारतीय फौज को स्ट्रेटेजिक लिहाज से जो है फैसले करने चाहिए। मुल्क के दफा के लिए इंतजाम फौज ने करने होते हैं, सियासतदानों ने नहीं। इसलिए वजह से वो सियासतदानों के बड़े सख्त खिलाफ थे और सियासी क़यादत की मंजूरी की को जो है वो अहमियत नहीं देते थे। वो कहते थे कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फौज ने अपने तौर पर एक्ट करना होता है। क्योंकि अगर हमला हो जाए तो फौज एक्ट करेगी, सियासी क़यादत को जो है वो अपने मसाइल से जो है वो फुर्सत नहीं मिलती। सियासी क़यादत जो है वो आलमी दबाव और सियासी ज़रूरतों को ख्याल में रखती है और इस मामले में काफ़ी वो अग्रेसिव थे। उन्हीं के बैच के और उन्हीं के जो शागिर्द थे वो जनरल सुंदर जी थे। जनरल सुंदर जी 1986 में भारतीय आर्मी चीफ बने और मशरकी पाकिस्तान की लहदगी में उनके भी खुसूसी किरदार थे और इसीलिए उनको भारत में बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था। मिसेस इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान का आगाज भी उन्हें हासिल हुआ था। श्रीलंका में फौजी ऑपरेशन भी उन्हीं के दौर में किया गया था और मजेदार हकीकत ये है कि जनरल सुंदर जी भी फौज की कमान संभालते ही जो है वो तेज रफ्तार हो गए थे। तेज रफ्तार का मतलब ये है कि वो भी यही समझते थे कि जो सियासी लोग हैं वो उनका दबाव नहीं लेना चाहिए और ना ही उनसे पूछने की ज़रूरत है, ना ही उनको हर बार में लूप में लेने की ज़रूरत है। उनको स्ट्रेटेजिक मामला से दूर ही रखना चाहिए। इसलिए फौज के चीफ बनते साथ ही उन्होंने चीन पर चढ़ाई कर दी। चीन के साथ हालात इस कदर बिगड़ गए कि उनकी जो जान छुड़ाने के लिए हुकूमत को उसमें इंटरवीन करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से सफारती सतह पर ये मामला जो हैं वो हल किए गए। इंडिया में बहुत हलचल मची। जनरल सुंदर जी के एडवेंचर को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन जनरल सुंदर जी किसी बात को मानने को तैयार ना थे। उनके नज़दीक ये बिल्कुल बेकार बात है। सियासी लोग जो हैं वो बहरहाल वो बुज़दिल होते हैं और फौज को सारे मामला जो हैं खुद हैंडल करना चाहिए। इसलिए वो बाज न आए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी फौजी चढ़ाई कर दी और पूरी की पूरी फौज को लेकर राजस्थान में बैठ गए। शदीद गर्मी और पूरी फौज को तकरीबन 6 से 7 लाख फौजियों को एंगेज कर कर उन्होंने पाकिस्तान की सरहद पर ला बिठाया। ये भारतीय फौज की 1971 के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी, इससे पहले भी जो हुआ है सारे मामला, जो उसमें भी इतनी बड़ी जो नकलो हमला है वो नहीं हुई थी दूसरी जंग अज़ीम के बाद। इस सारे मामले की खराबी भी इंतहा को पहुंच गई। गवर्नमेंट को सिर्फ ये पता था कि एक जंगी मशकें हो रही हैं, हालांकि वो जंग की पूरी तैयारी करके आए थे सुंदर जी। जनरल ज़िया भारत पहुंच गए। पाकिस्तान ने एडमी सलाहियत का अंदिया दिया, सफारती दबाव डाला और सारे मामला जो हैं वो फिर जनरल सुंदर जी के खिलाफ चले गए। जनरल सुंदर जी की मनमानी पॉलिसियों और अग्रेसिवनेस को बहुत ज़्यादा भारत में तनकीद का निशाना बनाया गया। राजीव गांधी और दीगर जो उनके दफाई लोग थे उन्होंने जनरल सुंदर जी की इस पॉलिसी पर बहुत कंसर्न्स का इजहार किया, लेकिन बहरहाल उनको उतारा नहीं। जनरल सुंदर जी को भारतीय एडमी टेक्नोलॉजी का बानी भी कहते हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने सियासतदानों को आड़े हाथों लिया और एक किताब लिख डाली जिसका अनवान था अंधे लोग। और इसकी जो मेन थीम थी वो ये थी कि भारतीय सियासतदान जो हैं वो अंधे हैं और उनको हालात की नज़ाकत समझ नहीं आती और फौज जो है वो सारे मामला खुद हल कर सकती है। जनरल स्टीथ फ्रांसिस
जो 1990 में भारतीय आर्मी चीफ बने, उन्हें रिटायरमेंट के बाद इंटरनेशनल सेंटर गोवा का डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। वो 6 साल इस ओहदे पर तैनात रहे। गोवा यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे और गोवा माननीय संतोष तजारत के रुकन भी रहे, चंडीगढ़ के गवर्नर भी रहे। जनरल शंकर राय चौधरी ने रिटायरमेंट के बाद भारतीय राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़े और जीते भी, और असेंबली में दफाई मामला पर काफ़ी जो है वो ले दे करते रहते थे। इसके बाद उनको इंडियन स्टील एंड अलॉय का डायरेक्टर भी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल निर्मल फौज से जनवरी 2005 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उनको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। वो इस इदारे के बानी रहनुमाओं में से थे और इस इदारे को बनाने में उन अफसरान में शामिल थे जिन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। जनरल निर्मल के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एक मुतनाज़ा फ्लैट के सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हुए। ये फ्लैट जो है बनाए गए थे उन फौजी अफसरान के लिए जिनका वफात हो गई थी या जिनको जो है वो अपाहज कर दिया था फौज के में उनके एक्सीडेंट्स वगैरह या लड़ाई में। फ्लैट तो इन बेचारे लोगों के थे जो कि फौजी दुनिया में नहीं आ रहे थे या अपाहज थे, लेकिन इन पर कब्जा जो है बड़े बड़े अफसरान ने कर लिया था। ये इतना बड़ा स्कैंडल बना कि महाराष्ट्र के वजीर आला को इस्तीफा देना पड़ा और इन जनरल को ऐलान करना पड़ा कि वो इन फ्लैट्स को खाली कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल फ्लैट खाली कभी भी नहीं किए। जनरल जे जे सिंह भारतीय फौज के 21वें आर्मी चीफ थे जिन्होंने नवंबर 2004 में अपने अहदे पर जो है वो चार्ज संभाला। भारतीय आर्मी के पहले सिख कमांडर होने का एजाज भी हासिल किया। वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे और सिखों की सियासी पार्टी के जो है वो रुकन भी रहे। इस पार्टी की तरफ से वो नायब वजीर आला भी रहे। जनरल वी के सिंह को 2010 में भारतीय आर्मी का चीफ बनाया गया। जनरल वी के सिंह भारत के पहले ऑन ड्यूटी जनरल थे जिन्होंने अपनी हुकूमत पर मुकदमा कर दिया था। उनके मुताबिक भारतीय फौज का रिकॉर्ड में उनकी तारीख पैदाइश गलत लिखी हुई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। उनके मुताबिक उसकी जांच और उसके फैसला देना अदालत का काम नहीं है। जनरल वी के सिंह और भारतीय हुकूमत के दरमियान काफी तनाजात जो हैं वो जन्म लेते रहे। उन्होंने भारतीय वजीर दफा ए के एंथोनी पर इल्जाम आयद किया था कि वजीर दफा की हैसियत से उन्होंने जनरल सिंह को ब्राइब किया था और गैर मियारी गाड़ियां खरीदने के लिए जो है वो मजबूर किया था, जिसमें उन्होंने जनरल साहब को $2.7 मिलियन की रिश्वत का भी जो है वो ऑफर कर डाली थी। ऐसी सैकड़ों गाड़ियां खरीदी जा रही थी जिसका बहुत बड़ा स्कैंडल बना। जनाब मनमोहन सिंह के दौर की हुकूमत में जनरल सिंह ने अपनी हुकूमत के खत लिख डाला जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय फौज जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं है, उनके पास हथियारों की शदीद कमी है और हुकूमती जो अदारे और सियासतदान जो हैं वो सारे जो खरीदारी और सारे प्रोसेस है उसमें रोलेट करते हैं, उनकी पॉलिसी बड़ी ख़राब है, हथियार जो हैं बड़े आउटडेटेड खरीद कर दिए जाते हैं। और इस लेटर की वजह से बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी पैदा हुई और वो बाद में वीपी जो मोदी सरकार के जो करीबी साथी भी निकले। जनरल सिंह ने रिटायरमेंट के फौरी बाद अगस्त 2012 में हुकूमत और वज़रा के करप्शन के खिलाफ मुहिम में शमूलियत अख्तियार कर ली। वो अन्ना हजारी के भी बड़े करीब थे। जिस हुकूमत में वो आर्मी चीफ थे उस पर सख्त जो है वो करप्शन और काला धन कमाने के इल्जाम भी लगाए। हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुहिम का आगाज किया। जनरल सिंह दिसंबर 2012 में दिल्ली गैंग रेप केस के एहतजाज का भी हिस्सा बने रहे। जनरल सिंह ने मार्च 2014 में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली और उनके तरफ से इलेक्शन भी लड़ा। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन में खड़े भारतीय एक्टर राज बब्बर को 5 लाख वोटों से शिकस्त दी। 2019 में भी वो बीजेपी की तरफ से सीट जीत गए। जनरल सिंह को 2014 में वजीर ममलकत बराए अमूर खारजा बना दिया गया। 2015 में यमन से भारतीय फौज ने अपनी शहरी और गैर मुल्कियों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया था जिसे जनरल सिंह ने तरतीब दिया और उसे मॉनिटर किया और भारतीय वजीर आजम मोदी ने उनको बहुत सराहा और जनरल सिंह को सल्यूट किया। जनरल सिंह उस वक्त फौज का हिस्सा नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने तमाम फौजी ऑपरेशन की क़यादत की। इस वक्त जनरल सिंह जो है वो मोदी हुकूमत में वजीर ट्रांसपोर्ट हैं और हाईवेज का डिपार्टमेंट भी उनके पास है। जनरल बिपिन रावत को दिसंबर 2016 में भारतीय आर्मी का चीफ बनाया गया। भारतीय आर्मी चीफ
जो है वो उनकी तैनाती शनारटी की बुनियाद पर की जाती है, लेकिन ज़्यादातर तरक्की वही अफसरान हासिल करते हैं जो खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ आला खदमात सर अंजाम दे सकते हों या दे चुके हों। इससे पहले मशरकी पाकिस्तान में आला खदमात सर अंजाम देने वाले 4 अफसरान को बहुत तरक्कियाँ दी गई, और अभी भी जो उनके आर्मी चीफ हैं वो भी जो है मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थे जब ये सानहा हुआ। अब जिनको तरक्की दी जा रही है वो ज़्यादा कश्मीर के महाज पर जो हैं वो अफसरान हैं, उनको बड़ी तरजीह दी जाती है, उनको बड़ी तरक्की दी जाती है। और जनरल बिपिन रावत भी उन्हीं चंद अफसरान में शामिल थे जो कि कश्मीर और इस इलाके को बड़ी अच्छी तरह जानते थे, और उनको ज़बरदस्त तरक्कियाँ दी गई। जनरल बिपिन रावत मोदी सरकार के बड़े ही करीब थे और उनके खुसूसी मरासम किसी से ढके छुपे नहीं हैं, इसलिए उनको फौज में बहुत तरक्की भी मिली और वो उनके साथ मुंसलिक भी रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा उनके लिए क्रिएट किया गया जनवरी 2020 में। जो ये ओहदा बनाया गया सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जब जनरल बिपिन रावत जो है वो फौज के साथ रहे। ये बड़ी ताकतवर पोजीशन थी जिसको क्रिएट किया गया, और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को फौज में सुप्रीम हैसियत दे दी गई। जो प्रिंसिपल स्टाफ भी बन गए, ऑफिसर भी बन गए, और वजारत दफा के साथ उन कोऑर्डिनेशन भी इन्होंने करनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो फौज के तमाम शोबों का सरबराह भी बना दिया गया। यूं जनरल बिपिन रावत बहुत ही जो है वो ताकतवर फौजी अफसर बन गए। जनरल बिपिन रावत के नज़दीक ज़मीनी फौज ही असल फौज है, एयरफोर्स और बैरियर महज मददगार की हैसियत रखती है। जनरल बिपिन रावत के इस बयान पर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और भारत की फौज के दूसरे जो विंग्स हैं यानी फजाइया और बैरियर ने इस पर शदीद तनकीद की। भारतीय फजाइया के जो चीफ हैं उन्होंने इस बयान को मुस्तरद किया और कहा कि एयरफोर्स आर्मी का मददगार हिस्सा नहीं है बल्कि वो एक फुल फोर्स है। जनरल बिपिन रावत खवातीन की फौज में शमूलियत के भी बड़े ज़बरदस्त खिलाफ थे। उनके नज़दीक खवातीन का फ्रंट लाइन कमांडर बनना मुमकिन नहीं, क्योंकि उनसे दीगर मामला जो है वो मुतल्लक होते हैं। उनकी बेरहमती हो सकती है, रेप हो सकते हैं, और ऐसे कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी मजाक किया कि अगर वो उम्मीद से होंगी तो वो फौज की कमान कैसे करेंगी और कौन करेगा। उनके इन बयान पर बहुत शोर मचा। उनकी पॉलिसियों को मोदी की पॉलिसी माना जाता है और यूं लोगों ने उस पर बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की गई, लेकिन किसी भी तनकीद की परवाह नहीं की गई। कश्मीर और मुसलमानों के बारे में तमाम तर पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि उसके खालक जनरल बिपिन रावत ही थे, और मोदी सरकार की तमाम पॉलिसियाँ जो चल रही थी इस वक्त वो उसके जो मास्टरमाइंड है वो जनरल बिपिन रावत है। भारत में अगरचे जमहूरी रवायात और तरीक़ाकार का बहुत चर्चा रहता है और आलमी सतह पर भी तमाम फैसले जमहूरी कुव्वतें ही करती नजर आती हैं, लेकिन अगर आप भारतीय सिस्टम का बगौर मुताला करें तो भारतीय फौज न सिर्फ खारजा और दाखिला पॉलिसियों में जो है वो फौज की मरूटे मिन्नत है, बल्कि उनके जर्नलों को ऐसी रियासतों के गवर्नर और अदारों का सरबराह बनाया गया जो भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों का महवर होते हैं। आज की भारतीय फौज जो है वो खुदकुशियाँ करने में मजबूर है और बुरे हालात में है। 34 आज़ादी की तहरीकें दबाने में मसरूफ़ है। तो ये कोई जमहूरी सिस्टम की आबयारी नहीं है, ये भारत के जमहूरी सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, जिसको उनकी फौज ही लेकर बैठी हुई है और वो फौज के सामने बेबस नजर आते हैं, क्योंकि आज फौज इससे हाथ खींच ले तो उनका सारा सियासी सिस्टम खत्म होकर रह जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि भारत की जो हकीकी पॉलिसियों को बहुत खामोशी और बड़े तरतीब से, बड़े एहतमाम से चलाया जाता है, और इस मामले में किसी गैर मुल्की असर को नहीं देखा जाता और ना ही मीडिया को जो है बीच में लाया जाता है, और असल कहानियाँ क्या होती हैं ये किसी को नहीं पता चलता, और सिर्फ पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ही साजिशें रचाई जाती हैं।